Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Structure of benzene. So here we will discuss structure of benzene on two different aspects. First is the resonance and the other is MOT, molecular orbital theory. Right? So first of all, we will discuss the structure of benzene based on the resonance. Now, before going into the detail of the resonance, first you should know why we use resonance. In fact, हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज नॉन हो तो हम उसका जो वैलेंस स्ट्रक्चर है वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है किसी सब्सटेंस का तो आप बेस्ड अपॉन द वैलेंस स्ट्रक्चर आप प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल को लिख लूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, मैंने ये एक मॉलिक्यूल यहां पे लिख लिया. अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो हमारे पास एक OH है विच इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और एक इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है. ओवरऑल ये मॉलिक्यूल अल्कीनोल है, यानी इसमें डबल बॉन्ड भी है, अल्कीन का कैरेक्टर भी इसमें होगा, और इसमें OH भी है तो अल्कोहलिक कैरेक्टर भी इसमें होगा. सो जस्ट अपॉन लुकिंग एट द स्ट्रक्चर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एस्टरिफिकेशन करेगा, यानी ये ईस्टर फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा, ये ईस्टर बनाएगा. अब ईस्टर हमें पता है कि जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट में ईस्टर बन जाता है, ठीक है. अब यहां पे आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है OH, ठीक है, इसको अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिला लें तो नतीजतन आपके पास ईस्टर बन जाएगा. राइट? सिमिलरली जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो एडिशन रिएक्शन यहां पे आसानी से होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रोमीन को यहां पे ऐड करूंगा, ब्रोमिनेशन इसकी मैं करूंगा, तो ब्रोमीन वाटर जो है उसका कलर फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस आएगा. तो डीकलरेशन ऑफ द ब्रोमीन वाटर इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे दो ब्रोमीन एटम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है. तो एक तो ये एस्टरिफिकेशन करेगा ड्यू टू OH, और दूसरा इसकी हम ब्रोमिनेशन कर सकेंगे ये किस वजह से, C डबल बॉन्ड की वजह से इसकी ब्रोमिनेशन हो सकेगी. राइट? इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको लेट से मैं A कंसीडर करता हूं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको मैं B कंसीडर करता हूं. तो अगर आप बॉन्ड लेंथ्स को देखें तो जो A बॉन्ड है दैट इज ऑलमोस्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज़ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम उसका लेंथ है, और जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C यहां पे जो है जो B बॉन्ड है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेंजीन जो कि C6H6 है और जिसके लिए कॉमन जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं दिस वन, तो अगर इस सिंपल लेवी स्ट्रक्चर को हम देखें तो आया हम इसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. यहां पे अगर आप देखें तो वी हैव अ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन डबल, इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहां पे ब्रोमिनेशन हो रहा था, आया यहां पर ब्रोमिनेशन होगा? नो. अगर डबल बॉन्ड है तो ब्रोमिनेशन क्यों नहीं हो रहा?
एडिशन रिएक्शन यहां पे नहीं हो सकते, ठीक है, नो एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या ये डबल बॉन्ड नहीं? तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डिफिनीशन थी उसमें भी हमने ये बात की थी कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो प्लेनर होगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने यहां पे पढ़ा कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि यहां पर ये बॉन्ड इस बॉन्ड के बराबर है। जितने भी आपके पास सिंगल और डबल बॉन्ड है वो इक्वल है, ऑलमोस्ट कोई 1.39 एंगस्ट्रॉम ये आता है। जितने भी आपके पास बॉन्ड्स हैं, ऑल द बॉन्ड्स, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अगर यहां पे सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होता और डबल बॉन्ड 1.34, तो फिर सिंगल बॉन्ड लेंथी होता, डबल बॉन्ड छोटा होता, फिर सिंगल बॉन्ड लेंथी, फिर डबल बॉन्ड छोटा, फिर सिंगल बॉन्ड लेंथी और डबल बॉन्ड छोटा, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, जबकि स्ट्रक्चर इस तरह है, सिंगल और डबल बॉन्ड सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए तो फिर हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं कि जब एक लेवी स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को अगर एक्सप्लेन ना कर सकता हो तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रेजोनेंस यूज करते हैं। अब रेजोनेंस क्या है? सो रेजोनेंस में हम एक मॉलिक्यूल को इन टर्म्स ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर लेते हैं। जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो वेटेड एवरेज होता है बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिंग स्ट्रक्चर्स का, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लेते हैं। सारे रिप्रेजेंटेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल बेंजीन की हम बात कर रहे हैं तो बेंजीन के लिए जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, सिमिलरली एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर, और एक हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब के दरमियान डबल हेडेड एरो होगा, which means all of them are resonating structures, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला एरो जो है ये रेजोनेंस को शो करता है। तो अगर दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान इस तरह का एरो आता है, इट मींस बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। अब इसमें हर एक कैनोनिकल फॉर्म जो है वो बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। ऑल ऑफ देम आर कैनोनिकल फॉर्म। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इन सब स्ट्रक्चर्स का वेटेड एवरेज लेंगे, विच इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या इसका मतलब यह है कि बेंजीन कुछ वक्त इस स्ट्रक्चर में गुजारता है, कुछ वक्त इसमें गुजारता है, कुछ इसमें गुजारता है, कुछ इसमें, कुछ इसमें? क्या इसका मतलब ये? नो, बेंजीन ऑल द टाइम एक ही स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक है। इन सब स्ट्रक्चर का हम अगर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें तो हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप सब में देखें पोजीशन किसकी चेंज है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो इंटैक्ट है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस ग्रेड में। आपको याद होगा कि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशंस है उसमें सबसे पहला ये है कि आपके पास जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो अपनी जगह पर ही होगी। एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में,
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, वो उसमें तब्दीली नहीं आएगी। जितने आपके पास चार्जेस हैं सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ चार्जेस सेम होंगे। जो सिर्फ फर्क होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो ऑन द बेसिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब बस पाई बॉन्ड जो है एक स्ट्रक्चर में एक जगह पर होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरी जगह पर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और ये क्यों हो रहा है इस तरह? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह हमने कंजुगेशन में पढ़ा था अपने प्रीवियस टॉपिक में, आपको याद होगा अल्कीन में जो हमने कंजुगेशन पढ़ा था, जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आपके पास आते हैं, तो यहां पर भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर अब देखिए 3 डबल बॉन्ड है और दरमियान में 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एक्सटेंसिव कंजुगेशन यहां पे होगा। यानी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाएंगे। दे विल बी इंटरेक्टिंग विद ऑल द 6 कार्बन एटम्स। एक एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन यहां पे हो रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली 6 बाय 6 कार्बन जो है उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। याद रखिए जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है। जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और हम मोस्टली मॉलिक्यूल को उस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। अब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक जानवर का, कि आपने एक जानवर देख लिया है, दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि जानवर क्या था, नाम नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम आपने देखा है, दूसरे को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका जो ऑलरेडी आपको नॉन जानवर है उनका आप सहारा ले रहे हैं कि उसका सर फलां जानवर की तरह था, उसका पेट फलां जानवर की तरह था, उसके पैर फलां जानवर की तरह थे। तो इस तरह आपके ज़हन में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब ये जिन जानवरों का आपने सहारा लिया है इसका भी रियल जानवर से ताल्लुक नहीं है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है वो भी एक्चुअल को रिप्रेजेंट तो कर रहा है लेकिन एक्चुअल तो है नहीं ना। तो रेजोनेंस भी एग्जैक्ट उसी तरह का है। ठीक है, इसमें ये जस्ट एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो आप जानवरों का सहारा ले रहे हैं तो उनमें बाज ऑर्गन या बाज पार्ट आप इस तरह यूज करेंगे, उस जानवर यूज करेंगे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगा, और बाज थोड़ा बहुत कम कंट्रीब्यूशन करेगा। सही है। फॉर एग्जांपल आप कलर की अगर बात करें तो लेट से आप कहें कि वो फलां जानवर की तरह सफेद था या फलां जानवर की तरह काला था, तो अब ये कलर जो आपने यूज किया, कलर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, मोर देन 90% वो मैच कर रहा है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 90% फॉर एग्जांपल हो गई, तो इसकी कंट्रीब्यूशन अब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप उस बेस पे काला जानवर उसको कह सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो यहां पर जिस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो हम उसी स्ट्रक्चर को फिर फॉलो करते हैं, उसको मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज कीक्यूल स्ट्रक्चर, और इन तीनों को हम डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं। इनफैक्ट कीक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में एक मिथ भी मौजूद है, आई डोंट नो रियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा अरसे से ये हेडेक रहा है साइंटिस्ट के लिए। तो कीक्यूल जब इसके स्ट्रक्चर में लगा हुआ था कि किसी तरह बेंजीन का वो स्ट्रक्चर मालूम करे, तो बहुत ज्यादा रिसर्च उसने की, बहुत ज्यादा मगज कपाल इस पे की, लेकिन किसी कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच रहा था। फिर एक रात को वो सो रहा था और ख्वाब में एक सांप को देखा कि वो उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, बिल्कुल गोल। जैसे ही वो उठा है तो उसने उससे ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये असल में
कार्बन एटम्स थे जो कि गोल वो मौजूद थे, और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी इस तरह गोल होगा। सही है। तो दिस इज जस्ट अ मिथ, आई डोंट नो वेदर इट्स रियल और नॉट, लेकिन ये एक है, राइट। सो क्यूल स्ट्रक्चर, इसकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 37% है, ठीक है। कितनी है? 37% नहीं, सॉरी 39% है, 39%। और ये जो जेवर स्ट्रक्चर है इनकी कंट्रीब्यूशन 7.3% ईच है। 39% इसकी कंट्रीब्यूशन है, 39% इसकी कंट्रीब्यूशन है। सो दोनों की मिलकर कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 78 पे हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम मोस्टली यूज करते हैं। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, 7.3% ईच है, ठीक है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन कम है, इनको यूज नहीं किया जाता इस वजह से, राइट। अब मैंने आपको दूसरी बात की कि जो रेजोनेंस है इट बेसिकली इंक्रीज द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, व्हिच इज द रेजोनेंस एनर्जी, राइट।